हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झूठा निकला चीन का नक्शा। अक्साई चीन पर भारत के दावे के ये रहे सबूत। जी हां दोस्तों, एक्सक्लूसिव खबर आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां G20 पर भारत की शान में पढ़े कशीदे। रशिया के बाद अब चीन भी कर रहा भारत की जमकर तारीफ। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां 20 बुलेट प्रूफ कारों के साथ ट्रेन से रशिया रवाना हुए किम जोंग उन। आखिर क्या है पूरा इनका प्लान? दोस्तों सारी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ झूठा निकला चीन का नक्शा। अक्साई चीन पर भारत के दावे के ये रहे सबूत। बता दे, भारत के दो पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमेशा से तनाव भरे रहे हैं। दोनों ही पड़ोसियों के साथ अब तक सीमाएं भी तय नहीं हुई हैं। हाल ही में चीन ने एक नया नक्शा जारी किया। वो हर साल नए नक्शे जारी करता है। इस नक्शे में चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। आप सभी जानते ही होंगे जो हमारी खबरों से जुड़े रहते हैं। बता दें, अक्साई चीन पर चीन अक्सर दावा करता है, लेकिन इस दावे में कितना सच्चाई है, कितनी सच है ये दावा, इसका पता लगाना बहुत जरूरी था। इंडिया टुडे ने पुराने नक्शों और तथ्यों के जरिए इस दावे का सच पता लगाने की कोशिश की। ऐसा एक दस्तावेज 6 दशक पुराना है। 1961 में उस समय के विदेश सचिव R.K. नेहरू ने चीन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि चीनी अधिकारियों से बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो उन्हें कुछ ऑफर कर रहे हैं या कोई कमजोरी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमें इसे एक मौजूदा समस्या की बजाय सतत समस्या के रूप में देखना चाहिए। इस तात्कालिक समस्या के कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हो सकते हैं जो भारत और चीन के बीच हमेशा तनाव पैदा करेंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उस स्थिति से निपटने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। उन्होंने कहा था कि अक्साई चीन का चैप्टर खोलने से पहले हमें पुरानी कहावतें के साथ आगे बढ़ना होगा कि हमारी असली सीमाएं तिब्बत के साथ लगती थी, ना कि चीन के साथ। लेकिन 1951 में तिब्बत पर चीन का कब्जा हो जाने के बाद स्थिति उलट पुलट हो गई है। हालांकि कोई भी अतीत के पन्नों को तभी पलटना पसंद करेगा जब वो उसके अनुरूप हो। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय नक्शे पूरे तरीके से पक्षपाती होते हैं। अगर ऐतिहासिक भारतवर्ष के नक्शों को देखा जाए तो उसमें साफ दिखता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा था, लेकिन इतिहास एक जटिल विषय है। इसीलिए इस संघर्ष भरे क्षेत्र के लिए मौजूदा समय को ही प्राथमिक स्रोत मानना होगा। अब ऐसे में दोस्तों चाइना कितना बड़ा झूठा है, आप इस खबर से ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत की 1 इंच जमीन भी चीनियों के कब्जे में नहीं है, कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। आपको बता दें, लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने सोमवार को कहा कि चीनी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 1 इंच भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। उनसे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के उस बयान पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया जिसमें कांग्रेसी नेता ने कहा था कि चीन ने लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इसके जवाब में मिश्रा ने कहा कि मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं तथ्यों का एक बयान देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि 1962 में क्या हुआ होगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है आज लद्दाख में हमारे क्षेत्र का 1 इंच भी चीनियों द्वारा कब्जा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक हमारे क्षेत्र के अंतिम इंच तक की रक्षा कर रहे हैं। हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। बहरहाल दोस्तों, भारतीय सेनाओं को लेकर जो ब्रिगेडियर ने बयान दिया है, दोस्तों अगर आप भी इससे सहमत हो तो कमेंट में मेरा भारत महान और मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जवाब दिया है कि भारत का हिस्सा चीनियों के कब्जों में है, अब ऐसे में भारतीय ब्रिगेडियर द्वारा किए गए इस क्लियरिटी पर आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों? और आप लोग क्या राहुल गांधी को उनके बयान पर जवाब देना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की हमारी प्रिय जनता। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बड़ी खबर बता दे, जहां विदेशी मीडिया को नहीं भा रही G20 की सफलता। ब्रिटिश अखबार ने भारत पर लगाया ऋषि सुनक की अनदेखी का आरोप। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, भारत के दामाद बोले तो ऋषि सुनक को G20 में नहीं मिली तवज्जो। ब्रिटिश मीडिया ने की ऐसी टिप्पणी। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में G20 समिट का भव्य आयोजन हुआ। इसकी सफलता से कुछ विदेशी मीडिया हाउस हताश हैं। इस वजह से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए G20 के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। इसमें एक नाम ब्रिटिश अखबार द गार्डियन का भी है। दरअसल समिट में ब्रिटिश PM ऋषि सुनक भी आए थे। वो इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद है। ऐसे में उनको भारत का दामाद भी कहा जाता है। वैसे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन द गार्डियन ने उस पर सवाल उठाए हैं। अखबार के मुताबिक भारत को जो सत्कार ब्रिटिश PM का करना था वो नहीं किया गया। उसने अमेरिका को ज्यादा महत्व दिया। उसने अपने आर्टिकल की शुरुआत भी ऋषि हु करके, यानी ऋषि कौन है से की। आर्टिकल में अखबार ने लिखा कि ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ भारत गए, लेकिन उनको वहां पर ज्यादा
ज्यादा भाव नहीं मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा ब्रिटिश पीएम ने उम्मीद की थी। अखबार ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारतीय ऋषि सुनक को उनका दामाद कहते हैं। वहीं दिल्ली में कई देशों के वीवीआईपी आए थे। ऐसे में 8 से 10 सितंबर तक राजधानी के कई इलाकों में काफी पाबंदियां लगाई गई। द गार्डियन ने भी इसकी भी आलोचना की। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का बैठक में पहुंचना नहीं हो पाया, इस वजह से सुनक की मुलाकात भी बहुत कम भारतीयों से हुई। अखबार का यह भी दावा है कि ब्रिटिश पीएम पत्नी के साथ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बंद था। ऐसे में उनको दूसरे रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि ब्रिटिश अखबार लॉकडाउन की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस इलाके में ये सम्मेलन हो रहा था वहां पर लोगों के आने जाने पर रोक थी, बाकी जगहों पर सब कुछ सामान्य रखा गया था। ब्रिटिश पीएम ने मंदिर जाने की इच्छा जताई थी, जिस पर भारतीय एजेंसियों ने व्यवस्था की और वो परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर गए। अब ऐसे में दोस्तों ब्रिटिश मीडिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन भारत अतिथि का कभी भी कम ज्यादा करके सम्मान नहीं करता है। दोस्तों अतिथि को अतिथि के तौर पर ही देखता है और सबको बराबरी का सम्मान देता है। लेकिन ब्रिटिश मीडिया द्वारा या यूं कह ले विदेशी मीडिया द्वारा किए जा रही इस आलोचना पर आपका क्या जवाब होगा? दोस्तों एक भारतीय होने के नाते जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां पर 20 बुलेट प्रूफ कारों के साथ ट्रेन से रशिया रवाना हुए किम जोंग उन। बता दें पुतिन से मिलेंगे किम जोंग उन। रूस के लिए रवाना हुई बुलेट प्रूफ ट्रेन। जी हां, बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रवाना हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग उन ने व्लादिवोस्तोक के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक समिट में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार जिस ट्रेन से किम जोंग उन रवाना हुए हैं वो उससे अपनी विदेशी यात्राओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये बैठक मंगलवार को होगी। क्रेमलिन की ओर से भी इस बैठक की पुष्टि की गई है कि किम जोंग उन आने वाले दिनों में रशिया के दौरे पर आएंगे। बता दें कि अगर किम जोंग उन की रशिया के राष्ट्रपति से मुलाकात होती है तो पिछले 4 सालों में किम जोंग उन की ये पहली विदेश यात्रा होगी। महामारी के बाद ये पहली विदेश यात्रा होगी। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान माना जा रहा है कि किम जोंग उन रूस को यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में हथियार मुहैया करा सकता है। इससे पहले किम जोंग उन 2019 में पुतिन से मुलाकात के लिए व्लादिवोस्तोक गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु हथियारों से निरस्तीकरण को लेकर बातचीत विफल होने के बाद किम जोंग उन रूस की यात्रा पर गए थे और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और इस वक्त भी किम जोंग उन ट्रेन से रूस गए थे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल क्या लगता है आपको इस बार क्या हो सकता है और भी इनका कोई अलग एजेंडा? चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर G20 पर भारत की शान में पढ़े कसीदे। रशिया के बाद अब चीन भी कर रहा भारत की जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत ने दुनिया के सामने ऐसी कूटनीतिक ताकत और मेहमान नवाजी दिखाई कि पड़ोसी देश चीन भी इसका मुरीद हो गया है। चीन ने सोमवार को एक बयान में कहा कि G20 में भारत के घोषणा पत्र ने एक सकारात्मक संकेत भेजा है। चीन का कहना है कि प्रभावशाली देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए हाथ मिला रहे हैं। भारत ने शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की, जब उसकी अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में रशिया यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए एक सर्वसम्मत घोषणा को अपनाया गया। भारत के घोषणा पत्र की रशिया भी तारीफ कर चुका है। हालांकि ये और बात है कि शिखर सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन दोनों ने भारत आने से परहेज किया था। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विश्वास की कमी को समाप्त करने का आह्वान किया। रशिया के बाद चीन ने भी शिखर सम्मेलन में भारत के घोषणा पत्र की तारीफ की है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान की उम्मीदों पर सऊदी प्रिंस ने फिर फेरा पानी। भारत से लौटते हुए भी नहीं जाएंगे पाकिस्तान के इस्लामाबाद। जी हां, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए थे। G20 के बाद उनका ये दौरा भारत की राजकीय यात्रा में बदल गया और ये उनका दूसरा राजकीय दौरा है। सऊदी से भारत आने के दौरान पाकिस्तान को उम्मीद थी कि MBS उनके यहाँ भी पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा तब नहीं हुआ था। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी उम्मीद जता रहे थे कि शायद वापसी में वो इस्लामाबाद आए, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान चाहता था कि कुछ घंटे के लिए ही सही क्राउन प्रिंस इस्लामाबाद आए। ज्यादातर देशों ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान से दूरी बनाई है। हालांकि खाड़ी के देश अभी भी हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाकर चल रहे हैं। साल 2019 में जब सऊदी क्राउन प्रिंस भारत दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की भी यात्रा की। पाकिस्तान के अधिकारियों की चिंता थी कि अगर प्रिंस इस्लामाबाद नहीं आए तो इससे पब्लिक में गुस्सा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है, दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा उसका व्यवहार है, उसके साथ यही होना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोस्तों चलते एक और खबर की तरफ, जहां तेजस नहीं क्या राफेल खरीदेगा बांग्लादेश। 33 सालों बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति का ढाका दौरा, मैक्रोन करेंगे सबसे बड़ी डील। बता दे
बांग्लादेश वायुसेना यानी BAF के लिए लड़ाकू विमानों की आपूर्ति का अनुबंध जीतने के लिए यूरोफाइटर, टाइफून और डसॉल्ट राफेल के बीच तेज प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन इसी बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फौरन ढाका पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि बांग्लादेश फ्रांस से राफेल विमान के लिए सौदा कर सकता है। 33 सालों के बाद किसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बांग्लादेश यात्रा हो रही है और भारत में G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कल बांग्लादेश में थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बांग्लादेश फोर्सेस गोल्फ 2030 के तहत अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने की योजना बना रहा है और इस प्लान के तहत BAF ने पहले ही चीन से 16 चेंगडू J7 लड़ाकू जेट शामिल कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, BAF सक्रिय रूप से दावेदारों की खोजबीन कर रहा था जब कोविड-19 ने इसकी आधुनिकीकरण योजनाओं में परेशानी पैदा कर दी, तो वहीं भारत ने अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को भी मैदान में उतार दिया और अपनी भौगोलिक निकटता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट है कि बांग्लादेश यूरोपीय लड़ाकू जेट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में देवक ब्रिज, अरुणाचल में नेची फू सुरंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे 90 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा 1941 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। समारोह मंगलवार को जम्मू के देवक ब्रिज पर आयोजित किया जाएगा। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि परियोजनाओं का निर्माण उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 10 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। रक्षा मंत्री उत्तरी कमान द्वारा IIT जम्मू के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे नॉर्थ टेक संगोष्ठी में भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि सिंह लद्दाख में बनने वाले न्योमा एयरफील्ड का शिलान्यास भी करेंगे और कहा कि पिछले 2 वर्षों में BRO ने 5100 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड 205 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर रोजी रोटी को तरसे गुलाम कश्मीर POK के लोग, कहा मोदी से कहो हमें पाकिस्तान से मुक्ति दिलाए। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर यानी POK में आसमान छूती महंगाई, खाद्य पदार्थों की कमी के अलावा कई अन्य मांगों को लेकर जनता सड़कों पर उतर चुकी है। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में बिजली की कीमत पिछले 3 महीनों में दुगनी हो गई है। गुलाम जम्मू कश्मीर में आटे और अन्य जरूरतों पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स से भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। POK के लोग बड़े पैमाने पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं। जनता इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चौधरी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर में लोग महंगाई, बिजली की कटौती, खाद्य असुरक्षा और कई अन्य चिंताओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर के लोग अवैध कब्जे से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांग रहे हैं। गुलाम जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास रहने वाले लोगों ने नारे लगाए कि मोदी से कहो कि हमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी दिलाए, हम भूख से मर रहे हैं। शब्बीर चौधरी ने पाकिस्तान की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि गुलाम कश्मीर में लोगों को बिजली के बिल का अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि इस क्षेत्र में बिजली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से POK की जनता, POK की लाचार जनता ये कह रही है कि मोदी से कहो हमें पाकिस्तान से मुक्ति दिलाएं, वैसे में क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि भारत को इस गर्म लोहे पर हथौड़ा मार ही देना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां भारत में फंसा जस्टिन ट्रूडो का प्लेन, कनाडा की मीडिया ने दोबारा शर्मिंदगी पर प्रधानमंत्री को धो डाला। जी हां दोस्तों, PM मोदी से खालिस्तान पर 2 टुकड़े, फिर विमान हुआ खराब। अब घर में ही जस्टिन ट्रूडो की हो गई फजीहत। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विमान में खराबी आ गई, जिस वजह से वो नई दिल्ली में फंसे हुए हैं। कनाडा की मीडिया ने इसे दूसरी बार भारत में शर्मिंदगी बताया है। पहले बताया जा रहा था कि इस विमान में खराबी को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे बाद भी ये ठीक ना हो सका, जिसके बाद अब ट्रूडो और उनके साथ आए डेलीगेशन को ले जाने के लिए कनाडा से दूसरा पोलारिस विमान आ रहा है। उड़ान से कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री के प्लेन में टेक्निकल खराबी देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि बैकअप एयरबस यानी CFC002 ट्रेंटन से रवाना हो गया है। विमान की ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक ये स्थानीय समय के मुताबिक कल रात 8 बजे रवाना हुआ। G20 शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री ट्रूडो रविवार की रात को ही नई दिल्ली से वापस लौटने वाले थे। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां पर G20 की सफलता पर जापानी PM ने प्रधानमंत्री मोदी का किया धन्यवाद, रशिया को दे डाली चेतावनी। दरअसल भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का 10 सितंबर को समापन होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उत्कृष्ट नेतृत्व करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना गहरा सम्मान और सराहना व्यक्त करता हूं।
उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष के अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व में हम G20 नेताओं की घोषणा पर सहमत होने में सक्षम हुए, जो वास्तव में एक समर्थक उपलब्धि है। किशिदा ने कहा कि जापान G7 के नतीजों को G20 तक पहुंचाने के इरादे से बातचीत में लगा हुआ है और हम हिरोशिमा शिखर सम्मेलन में पुष्टि किए गए बिंदुओं को G20 को सौंपने में सक्षम रहे। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, जहां पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाकर हुआ बम विस्फोट, एक सैनिक की मौत व 8 अन्य घायल। बता दें पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक अस्पताल परिसर के पास सुरक्षा बलों के एक वाहन को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया, जिसमें अर्धसैनिक बलों के एक सैनिक की मौत हो गई व 5 जवान सहित 8 लोग घायल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया है ये हमला वारसाक रोड पर स्थित प्राइम हॉस्पिटल के सामने फ्रंटियर कोर यानी FC के कर्मियों पर हुआ। वारसाक के पुलिस अधीक्षक SP मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि विस्फोट में FC के 5 अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दे खबर, जहां G20 में भारत की जीत से अमेरिका ने खोजा चीन को दबोचने का रास्ता, जिनपिंग को रास नहीं आएगी बाइडेन की ये चाल। दरअसल भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं आए थे। आप सभी जानते हैं उनका न आना कई एक्सपर्ट भारत के खिलाफ कदम मान रहे थे, लेकिन इस दौरान भारत, अमेरिका और यूरोप ने चाइना से अधिक प्रभावी ढंग से मुलाकात करने का तरीका खोजा। भारत की अध्यक्षता में एक संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति न बनना सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन इस पर भी सहमति बनाने में भारत कामयाब रहा। इसके साथ ही भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन G20 का पूर्ण सदस्य बना। G20 के डॉक्यूमेंट में पश्चिमी देश रशिया की निंदा से जुड़ा एक पैराग्राफ रखना चाहते थे, इसका चीन और रशिया विरोध कर रहे थे। अंत में पश्चिमी देशों ने भारत को सहयोग दिया और रशिया की निंदा को हटा दिया गया। G20 के डॉक्यूमेंट में यूक्रेन युद्ध पर बेहद सॉफ्ट भाषा का इस्तेमाल हुआ है। कई लोग इसे पश्चिमी देशों की हार के तौर पर भी देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री भी हुए गायब। आखिर शी जिनपिंग के राज में कहां लापता हो रहे हैं बड़े बड़े नेता, बताते। चीन में विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री ली शांगफू भी गायब हो गए हैं। इससे पहले चीन की सेना के शक्तिशाली रॉकेट फोर्स के जनरल भी गायब हो गए थे। जापान में अमेरिका के राजदूत रेहम इमैनुअल ने चीन में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने सोशल मीडिया वेबसाइट X को बताया कि पिछले 2 सप्ताह से चीन के रक्षा मंत्री नहीं देखे गए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की इस रेस को कौन जीतने जा रहा है, चीन का युवा या शी जिनपिंग की कैबिनेट। चीनी रक्षा मंत्री के नहीं दिखाई देने पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खबरों के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू को 29 अगस्त 2023 के बाद से ही नहीं देखा गया है। ली शांगफू ने चीन अफ्रीका की शांति और सुरक्षा फोरम को संबोधित किया था। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन पाकिस्तान के दोस्त तुर्की का कैसे हुआ हृदय परिवर्तन, बता दें। पाकिस्तान का जिगरी दोस्त तुर्की, जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है और जो कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है, उसने संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन कर दुनिया को चौंका दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने रविवार को कहा कि भारत दक्षिण एशिया में उनके देश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग की विशाल क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने में उन्होंने विश्वास जताया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया है। हालांकि इस साल के G20 शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये पहली बार हुआ है जब हर मुद्दे पर 100% सदस्य सहमत हो गए, लेकिन तुर्की ने भारत को लेकर जो भी कुछ कहा उससे नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, अक्सर UNSC में भारत के खिलाफ बयान देने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनता है यानी स्थायी सदस्य बनता है तो इससे तुर्की गर्व महसूस करेगा। यानी कि दोस्तों वो जो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, वो जो हमेशा कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध करता रहा है, वो आज भारत के परमानेंट मेंबरशिप होने का सहयोग कर रहा है। दोस्तों भारत की जमकर तारीफ की जा रही है और खास करके मोदी जी की जो तारीफ की जा रही है वो सराहनीय है। अब ऐसे में दोस्तों थैंक यू एर्दोगान तो कहना आपका बनता ही है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां सनातन धर्म पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया ये बयान की आंख निकाल देंगे, तो असदुद्दीन ओवैसी ने G20 का जिक्र करके घेरने लगे। जी हां, AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर उनकी सनातन धर्म के मुद्दे पर टिप्पणी के लिए निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने इसे G20 डिक्लेरेशन से जोड़कर पेश करते हुए घेरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि जो सनातन धर्म की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकाल देंगे। ओवैसी ने सोमवार 11 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर गजेंद्र शेखावत का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया। चूंकि G20 खत्म हो चुका है और डिक्लेरेशन के पॉइंट 78 की कोई प्रासंगिकता नहीं है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट के माननीय मंत्री हिंसा की वकालत करते हैं, इसीलिए अब ये एक ओपन
सीजन होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस इंडिया शब्द के बीच में अशोक चक्र दिखाने पर मांगा जवाब। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ग्वालियर के एक अधिवक्ता ने कानूनी नोटिस भेजा है। उससे 3 दिन में इंडिया शब्द के बीच में अशोक चक्र दिखाने पर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने की दशा में अधिवक्ता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने की बात भी कह रहे हैं। बता दें कि ये नोटिस ग्वालियर के कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले भाजपा के समर्थित अधिवक्ता अवधेश तोमर ने भिजवाया है। साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां पर एशिया कप के भारत पाक मैच में टीम इंडिया की बम्पर जीत पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम ने दी बधाई। दरअसल भारत ने एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 228 रन से हराया है। भारतीय क्रिकेट टीम को मिली इस जीत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को मिली जीत पर सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा कि एशिया कप 2023 में आज शानदार व ऐतिहासिक विजय हासिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम का अभिनंदन। ऐसे में दोस्तों आप भी इंडिया के पूरे टीम को आप लोग कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा। बहरहाल ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने